सृष्टि कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप तमाम छात्रों का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग हर एक टॉपिक पर दो तरह का यूट्यूब बना रहे हैं। एक जो कंसेप्ट पर आधारित है, जैसे एसएससी में, बीपीएससी में, सिविल सर्विस में जो एग्ज़ाम आता है, में प्रश्न आता है कंसेप्ट वाला, और एक सीधा सीधा एक एक लाइन वाला याद करने वाला जो ग्रुप डी में आता है, एसएससी जीडी में आता है, बिहार पुलिस सिपाही में आता है। तो आज हम लोग राजनीति विज्ञान का एक टॉपिक नागरिकता का चर्चा आपसे करेंगे, और उसमें उसी तरह का एक एक लाइन का जो प्रश्न है सीधे आपको याद करना है छात्र। तो सीधे याद करिए, नागरिकता का प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो वह जो है संविधान के भाग 2 में है। और अनुच्छेद भाग 2 का क्या है? अनुच्छेद है 5 से 11। और इस 5 से 11 में अनुच्छेद 5 से 9 को लागू कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया। और अनुच्छेद 10 और 11 यह जो है लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा संविधान अंगीकृत किया गया, बना कब है? तो 26 नवंबर 1949 को बना था, लेकिन उसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। लेकिन नागरिकता का जो अनुच्छेद 5 से 9 है उसको लागू कर दिया गया 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया। फिर आगे याद करिए, नागरिकता किस सूची में शामिल है? तो नागरिकता संघ सूची में शामिल है। नागरिकता का परिभाषा संविधान में है या नहीं है? तो सीधे होता है, नागरिकता का परिभाषा संविधान में नहीं दिया गया है, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में नागरिकता का परिभाषा दिया है। आपको यह भी जानकारी होना चाहिए कि नागरिकों को क्या विशेष सुविधा मिलता है। तो नागरिकों को विशेष सुविधा क्या मिलता है जो भारत में रहने वाले अन्य लोगों को नहीं मिलता है? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा मतदान करने का अधिकार, नौकरी पाने का अधिकार, और 5 मौलिक अधिकार ऐसा है जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, भारत में रहने वाले अन्य लोगों को प्राप्त नहीं है। वह 5 मौलिक अधिकार आपको याद करना है। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 है। इसके बाद जो है आपको और भी ध्यान रखना है कि नागरिकता को जो अनुच्छेद 5 से 11 है, वो 5 से 11 तक में क्या क्या प्रावधान है उसको याद करना है। अनुच्छेद 5 में प्रावधान है कि स्वतंत्रता के समय नागरिकता दिए जाने का प्रावधान अनुच्छेद 5 में है। अनुच्छेद 6 कहता है कि किसी पाकिस्तान के व्यक्ति को अगर भारत का नागरिकता चाहिए तब उसके लिए प्रावधान है अनुच्छेद 6 में। और यहाँ पर आपको एक तारीख याद रखना है, 19 जुलाई 1948। 19 जुलाई 1948 के पहले अगर कोई आया है भारत में तो उसको नागरिकता इस आधार पर दे दिया गया कि उसके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी में से कोई जो है भारत का नागरिक था। और 19 जुलाई 1948 के बाद अगर कोई आता है, जैसे अब कोई आता है, तो उसको नागरिकता देने का प्रावधान पंजीकरण के द्वारा है। अनुच्छेद 7 में क्या है? किसी भारतीय व्यक्ति को पाकिस्तान का नागरिकता मिल गया और वह फिर से चाहता है कि हमें भारत का नागरिकता प्राप्त हो जाए, तो यह प्रावधान अनुच्छेद 7 में कहा गया है। आगे बढ़िए, अनुच्छेद 8 है। अनुच्छेद 8 किसके लिए है? अप्रवासी भारतीय। यदि किसी अप्रवासी भारतीय को भारत का नागरिकता चाहिए तो वह प्रावधान अनुच्छेद 8 में जो है किया गया है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा
अनुच्छेद 9 क्या कहता है? अनुच्छेद 9 कहता है कि यदि कोई व्यक्ति दूसरे देश का नागरिकता प्राप्त करेगा तो उसका भारत का नागरिकता जो है स्वतः समाप्त हो जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, बराबर आता रहता है। अनुच्छेद 10 में क्या है कि नागरिकता का या नागरिकता से जुड़ा हुआ कानून बनाने का अधिकार किसको है? संसद को है। संसदीय विधान के अलावा और किसी भी तरीका से जो है नागरिकता छीना नहीं जा सकता है। और अनुच्छेद 11 क्या कहता है कि नागरिकता समाप्त करने का अधिकार संसद को, भारत सरकार के जगह पर गृह मंत्रालय भी चॉइस रह सकता है। तो गृह मंत्रालय के द्वारा नागरिकता छीना जाता है। यह है अनुच्छेद 11 में। आपने अनुच्छेद 5 से 11 आप 2 बार सुनिएगा, 5 से 11 एक एक अनुच्छेद आपको जो है याद हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं छात्र, नागरिकता प्राप्त करने का तरीका कि नागरिकता जो है प्राप्त होता कैसे है। तो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में प्रावधान है कि नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन आपको बराबर मिलेगा कि नागरिकता प्राप्त कितना प्रकार से होता है, तो 5 प्रकार से। फिर ये भी मिलेगा आपको कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में अभी तक कितना बार संशोधन किया गया है। तो अभी तक इसमें 6 बार संशोधन किया गया है। ध्यान रखना है 6 बार। तो 6 बार में आता है सबसे पहली बार कब हुआ, हाल में कब हुआ। तो आप 6 बार जो हुआ है उसका वर्ष आपको ध्यान रखना है। 1986 में, मतलब सीधा जब क्वेश्चन आएगा कि भारतीय नागरिकता अधिनियम में पहली बार संशोधन कब हुआ, तो आंसर हो जाएगा 1986 ईस्वी में। उसके बाद आपको याद रखना है 1992 ईस्वी, 2003 ईस्वी, 2005 ईस्वी, 2015 ईस्वी और 2019 ईस्वी में 6 बार। ये आपको 6 वर्ष याद रखना है, जिसमें पहला और हाल में, इसको याद रखना है। अब 2019 में जो संशोधन हुआ है उससे जुड़ा हुआ आपको ध्यान रखना है। उसमें एक है नागरिकता संशोधन विधेयक। नागरिकता संशोधन विधेयक, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, CAB, कैब। इस तरह का एब्रीविएशन वाला प्रश्न भी आते रहता है। कैब का अर्थ क्या है? तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, ये आपको ऐसा भी मिलेगा। CAB में A का क्या अर्थ है, C का क्या अर्थ है, इस तरह से। और यह 2019 में आया और यह संविधान में 126वां संशोधन किया गया और उसी के द्वारा इसको जो है जोड़ा गया है। और कैब जो है इसको लागू किया गया अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम में। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम के लिए भी कुछ क्वेश्चन याद करना है। अरुणाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू। नागालैंड का राजकीय भाषा अंग्रेजी है। मिजोरम लोकटक झील कहाँ है? मिजोरम में, जो पूर्वोत्तर भारत का सबसे मीठा पानी का झील है। तो कैब को आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो है आप यहीं पर कुछ और भी याद कर लीजिए। अगला जो है CAA है, बराबर आता है CAA। तो यह क्या है? इस पर बहुत सा विरोध भी संगठन ने किया है, इसलिए चर्चा में है। CAA का अर्थ है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है और इसको कहेंगे नागरिकता संशोधन अधिनियम। और इसमें क्या प्रावधान है? किन देश से आए हुए शरणार्थियों को सुविधा मिलेगा, किन धर्म के लोगों को सुविधा मिलेगा, यह जरूर आपको याद करना है। तो किन देश से आए हुए लोगों को, तो उसमें है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए भारत में जो लोग आते हैं, कौन कौन धर्म के लोग? हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी।
धर्म के व्यक्ति अगर भारत आते हैं तो उन्हें जो है नागरिकता का प्रावधान है। इसमें कहा गया है कि उन्हें 5 साल पहले भारत में रहना होगा। पहले 5 वर्ष के जगह पहले 11 वर्ष रहना होता है। ध्यान रखिएगा, यह CAA में प्रावधान है। और इसमें क्या है, 31 दिसंबर 2014 तक भारत आने वाले शरणार्थियों को ही नागरिकता जो है दिया जाएगा। तो CAA हो गया, इसको आप याद करिए। इसी तरह से जो है आप NRC भी बहुत चर्चित है। एक बात ध्यान रखिएगा, परीक्षा में देखिए वही सब टॉपिक ज़्यादा आता है जो किसी कारण से, विरोध के कारण से, समर्थन के कारण से चर्चा में रहता है। तो NRC भी बहुत चर्चा में है। NRC क्या है, तो यह जो है सो नेशनल सिटीजन रजिस्टर है, राष्ट्रव्यापी नागरिक रजिस्टर। और इसमें क्या है, सभी भारतीय नागरिकों का एक सूची बनाया जाएगा। और सीधा क्वेश्चन है, NRC लागू करने वाला असम भारत का पहला राज्य है। तो आप समझ ही रहे हैं क्वेश्चन क्या आएगा कि NRC लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है, तब असम है, जहां 1991 के बाद 51 के बाद NRC लिस्ट को अपडेट किया गया है। मतलब 1951 में ही असम में NRC नेशनल सिटीजन रजिस्टर तैयार किया गया था। अब आपको जो कहा गया कि भारतीय नागरिकता अधिनियम में 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त होता है, वह 5 प्रकार आपको याद रखना है। जन्म के आधार पर, वंशानुगत, पंजीकरण, देशीयकरण और भूमि विस्तार। अब इन 5 को भी आपको डिटेल से बताएंगे। अब जन्म के आधार पर क्या है कि यदि आपको जैसा पता है कि जन्म के आधार पर मतलब कि अगर कोई व्यक्ति भारतीय सीमा में जन्म लेता है तो उसे भारत का नागरिकता दिया जाएगा। अब यहाँ कुछ अपवाद आपको याद रखना है। अब विदेशी आतंकवादी भारत में है, अगर उसका बच्चा जन्म लेता है भारतीय सीमा में तो उसे जो है भारत का नागरिकता नहीं दिया जाएगा। उसी प्रकार से जो विदेशी राजदूत हैं जो भारत में कार्यरत हैं, अगर उनके बच्चा यहाँ जन्म लेते हैं तो उनको भी जो है भारत का नागरिकता नहीं दिया जाएगा। तो पहला हो गया जन्म के आधार पर। दूसरा वंशानुगत मतलब कि उस बच्चे का जन्म कहीं दूसरे जगह भी हो, दूसरे देश में भी हो, लेकिन जन्म के समय उसके माता या पिता भारत के नागरिक हों तो उस बच्चे को भारत का नागरिकता दे दिया जाएगा। पहले जो है प्रावधान था कि केवल पिता भी अगर नागरिक हों भारत के तब भी उसको नागरिकता दिया जाएगा, लेकिन 1992 में प्रावधान कर दिया गया कि माता और पिता दोनों को भारत का नागरिक होना चाहिए। पहला जन्म के आधार पर, दूसरा वंशानुगत और तीसरा आपको याद करना है पंजीकरण के द्वारा। पंजीकरण के लिए क्या है कि जो विदेशी महिला भारतीय से विवाह करे, अप्रवासी भारतीय और राष्ट्रमंडल देश के नागरिक। अभी तीनों से जुड़ा कुछ प्रश्न आपको याद कर लेना है। आता है कि प्रत्येक वर्ष अप्रवासी दिवस भारत सरकार के द्वारा घोषित किया गया है 9 जनवरी को, और हर एक वर्ष 9 जनवरी से 11 जनवरी तक अप्रवासी सम्मेलन होता है। तब करंट में क्वेश्चन कि 2021 का अप्रवासी सम्मेलन कहाँ हुआ, तब उसका आंसर होता है क्या, उसका आंसर होता है दिल्ली में हुआ। और इसमें मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट कौन थे, तो सूरीनाम जो एक देश है, चंद्रिका प्रसाद संतोखी थे। फिर इसके बाद जो है आपको यह भी ध्यान रखना है कि 2021 में जो अप्रवासी सम्मेलन हुआ वह 16वां सम्मेलन था। राष्ट्रमंडल से जुड़ा हुआ बात आप याद कर लीजिए कि राष्ट्रमंडल देश उनको कहते हैं जिस पर इंग्लैंड का अधिकार रहा हो, और राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है, लंदन। और राष्ट्रमंडल में वर्तमान में सदस्य संख्या 54 है, और 54वां देश कौन है, मालदीव है। और भारत
1947 से ही राष्ट्रमंडल का सदस्य है। वर्तमान में इसका महासचिव आते रहता है। राष्ट्रमंडल का महासचिव पैट्रिसिया हैं। पैट्रिसिया स्कॉटलैंड के हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, पैट्रिसिया स्कॉटलैंड। तो ये हो गया पंजीकरण। पंजीकरण में जब आप आवेदन करते हैं तब आपको भारत में 7 वर्ष पहले रहना होगा और आपका व्यवहार भारत के अनुरूप पाए जाने पर ही आपको भारत का नागरिकता दिया जाएगा। चौथा क्या है? देशीयकरण, कि किसी भी विदेशी व्यक्ति को अगर नागरिकता चाहिए तो उसे जिस प्रक्रिया से दिया जाएगा उसे देशीयकरण कहा जाता है। और इसमें एक शर्त है कि जिसको भारत का नागरिकता दिया जाएगा विदेशी व्यक्ति को, उसको किसी भारतीय भाषा का, लैंग्वेज का जानकारी होना चाहिए। और जैसे पंजीकरण में 7 वर्ष है रहना, उसी तरह से देशीयकरण में 10 वर्ष रहना होता है। और अगला है 5वां, भूमि विस्तार के द्वारा, कि कोई नया क्षेत्र अगर भारतीय संघ में शामिल होता है तो वहाँ के भी लोगों को भारत का नागरिक बना दिया जाएगा। ये हो गया नागरिकता प्राप्त करने का तरीका। और अब नागरिकता समाप्त करने का तरीका 3 तरीका से समाप्त होता है। आप स्वतः त्याग कर दीजिए कि भाई हम भारत में नहीं रहेंगे, आपका नागरिकता समाप्त हो जाएगा। दूसरा क्या है? दूसरा है कि अगर आप दूसरे देश का नागरिकता प्राप्त करते हैं तब आपका भारत का नागरिकता समाप्त होगा, अनुच्छेद 9 में जो चर्चा हम लोग किए हैं। और तीसरा है कि अगर आप देश विरोधी और संविधान विरोधी काम करेंगे तब आपका भारत का नागरिकता जो है समाप्त हो जाएगा। यह भाग 2 नागरिकता से जुड़ा प्रश्न है। छात्र, मैं आपसे बराबर कहता हूं कि अगर हमारे चैनल में आपको अच्छा लगे तो हम आपसे आग्रह भी करते हैं इसे शेयर करें। और नागरिकता से जुड़ा हुआ कुछ प्रश्न अगर आपको लगता है कि आप भी बता सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लिखिए, ताकि आप जानते हैं विद्या ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो अगर आपके पास कोई नया जानकारी है तो आप ज़रूर शेयर करिएगा। इसी के साथ मैं आप तमाम छात्रों को स्वर्णिम भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद।